आप सुन रहे हैं द फर्स्ट एंड लास्ट किंग ऑफ हेटी, द राइज एंड फॉल ऑफ हेनरी क्रिस्टोफ। लेखिका मार्लिन डाउट। ये कहानी अटलांटिक महासागर के उस पार कैरिबियन सागर के उन द्वीपों की है जहां 18वीं सदी के अंत में दुनिया का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था। ये उस युग की कहानी है जब फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन जैसी साम्राज्यवादी ताकतें गन्ने के खेतों में काम करने वाले लाखों अफ्रीकी दासों के पसीने और खून से अपनी संपत्ति सींच रही थीं। और इसी भीषण यातना के केंद्र में था सेंट डोमिंग नामक फ्रांसीसी उपनिवेश, जिसे आज हम हैती के नाम से जानते हैं। इसी धरती पर एक दास के रूप में जन्मा एक व्यक्ति, हेनरी क्रिस्टोफ, एक ऐसा शासक बना जिसने दुनिया को चौंका दिया। एक क्रांतिकारी, एक गद्दार और अंततः हैती का पहला और अंतिम राजा। हेनरी क्रिस्टोफ की जीवन की शुरुआत रहस्य के धुंध में डूबी हुई है। उसका जन्म 1767 में ग्रेनेडा द्वीप पर हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था। उसकी माँ एक गुलाम थी। पिता के बारे में कुछ ठीक से पता नहीं, शायद वो एक स्वतंत्र व्यक्ति थे। उसके बचपन के अधिकांश अभिलेख समय की धूल में खो गए हैं, लेकिन यह ज्ञात है कि वो बहुत कम उम्र में ही सेंट डोमिंग लाया गया, जहां उसने गुलामी की जकड़न को महसूस किया। फिर एक अद्भुत मोड़ आया 1779 में, जब अमेरिकी उपनिवेश ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। फ्रांसीसी सेना ने अपनी सहायता के लिए सेंट डोमिंग के रंगभेदी स्वतंत्र अश्वेतों और दासों की एक रेजिमेंट, चेसर वॉलंटियर्स का गठन किया। लगभग 12 वर्षीय हेनरी क्रिस्टोफ इस रेजिमेंट में एक ड्रमर बॉय के रूप में शामिल हो गया। उसे सवाना, जॉर्जिया की खूनी लड़ाई में भेजा गया, जहां अमेरिकी क्रांति का एक निर्णायक युद्ध हुआ था। ये एक ऐसा तमाशा था, एक गुलाम बच्चा उन लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था जो उस जैसे लोगों को गुलाम बनाए हुए थे। कहा जाता है कि इस लड़ाई में वह घायल भी हुआ। ये अनुभव उसके भीतर क्रांति के पहले बीज बो गया। युद्ध के बाद वह सेंट डोमिंग लौटा और अब वह कोई साधारण गुलाम नहीं रहा। उसने कैप फ्रांसे नामक शहर में ला कोरोन नामक एक शानदार होटल में काम किया। कहा जाता है कि वह होटल का प्रबंधक बन गया, जहां उसने फ्रांसीसी धनी व्यापारियों और सैन्य अधिकारियों से मिलना जुलना सीखा, उनकी भाषा, उनकी राजनीति, उनकी कमजोरियां समझी। यहीं उसकी मुलाकात मैरी लुइस कोडावित से हुई, जो एक स्वतंत्र अश्वेत परिवार की महिला थी। 1793 में उन्होंने विवाह कर लिया। ये वही समय था जब फ्रांस में क्रांति की ज्वाला भड़की और उसकी चिंगारी सेंट डोमिंग तक पहुंची। 1791 में गुलामों का एक विशाल विद्रोह शुरू हुआ। यह अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सफल गुलाम विद्रोह थी। हेनरी क्रिस्टोफ, जिसने सवाना की लड़ाई लड़ी थी, अब अपनी ही धरती की आज़ादी के लिए खड़ा हो गया। वह उस विद्रोह का एक सिपाही बना और अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता के बल पर वह तेजी से ऊपर उठता गया। उसकी प्रतिभा को खुद टू सेंट लुवेचर ने पहचाना। टूसेंट, जो उस समय क्रांति के सबसे बड़े नेता थे, ने हेनरी को ब्रिगेडियर जनरल के पद पर पदोन्नत किया। हेनरी अब फ्रांसीसी सेना के उन चुनिंदा अश्वेत जनरलों में से एक था। लेकिन क्रांति का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने बहनोई जनरल लेक्लेयर के नेतृत्व में 20,000 से अधिक सैनिकों को सेंट डोमिंग भेजा। उसका लक्ष्य था दास प्रथा को फिर से लागू करना और क्रांति को कुचल देना। फ्रांसीसी सेना बहुत शक्तिशाली थी। क्रांतिकारी सेना के कई नेताओं ने समर्पण कर दिया। टूसेंट लूवेचर को धोखे से पकड़ लिया गया और फ्रांस ले जाया गया, जहां वह एक ठंडी कोठरी में मारा गया। इसी भयानक दौर में हेनरी क्रिस्टोफ ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसे हमेशा के लिए विवादों में घेर लिया। उसने फ्रांसीसियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नेपोलियन ने उसे लालच दिया, वादा किया कि उत्तरी प्रांतों को दास प्रथा से मुक्त रखा जाएगा, बशर्ते वह फ्रांस के प्रति निष्ठा दिखाए। हेनरी, जो हमेशा एक व्यवहारिक रणनीतिकार था, ने यह सौदा कर लिया। उसने टूसेंट के प्रति वफादारी तोड़ दी और फ्रांसीसी सेना में शामिल हो गया। ये उसके जीवन का सबसे काला अध्याय था, एक ऐसा धब्बा जिसे वह कभी नहीं मिटा सका। लेकिन फ्रांसीसियों ने अपना वादा तोड़ दिया। उन्होंने हेनरी के सैनिकों को निहत्था करने की कोशिश की। तब हेनरी को एहसास हुआ कि उससे धोखा हुआ है। वह फिर से विद्रोह में कूद पड़ा। इस बार उसके साथ जॉन जैक डेसालीन जैसा एक और उग्र नेता था। उन्होंने फ्रांसीसियों पर जमकर हमला किया। पीले बुखार ने भी फ्रांसीसी सेना को तबाह कर दिया। 1803 के अंत तक फ्रांसीसी सेना हार मानकर वापस लौट गई। 1 जनवरी 1804 को देसालीन ने सेंट डोमिंग की स्वतंत्रता की घोषणा की और उसका नाम रखा हैती। ये दुनिया का पहला स्वतंत्र अश्वेत गणराज्य था। देसालीन ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। हेनरी उसकी सेना का प्रमुख बना और उत्तरी प्रांतों का शासक था। लेकिन देसालीन का शासन अत्याचारी था। 1806 में उसके ही सैन्य अधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी। इतिहासकार आज भी इस सवाल से जूझते हैं, क्या हेनरी क्रिस्टोफ इस साजिश में शामिल था? क्या उसने देसालीन को बचाने के बजाय चुप रहना चुना? ये एक ऐसा रहस्य है जो कभी नहीं खुला।
देसालीन की मौत के बाद हैती दो हिस्सों में हट गया। दक्षिण में अलेक्जेंड्रे पेचौन, जो एक रंगभेदी स्वतंत्र अश्वेत थे, ने एक गणराज्य की स्थापना की। उत्तर में हेनरी क्रिस्टोफ ने अपना अलग राज्य बना लिया। 1807 में उसने खुद को हैती राज्य का अध्यक्ष घोषित किया, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं थी। वह एक सम्राट या राज बनना चाहता था, ताकि यूरोप के राजतंत्रों के सामने उसकी हैती की भी बराबरी हो। उसने सोचा, अगर फ्रांस का राजा है, ब्रिटेन की रानी है, तो हैती का भी एक राजा होना चाहिए। 28 मार्च 1811 को हेनरी क्रिस्टोफ ने उत्तरी हैती को एक राजतंत्र घोषित किया और खुद को हेनरी प्रथम हैती का राजा बना लिया। 2 जून 1811 को उसने एक भव्य समारोह में खुद का राज्याभिषेक कराया। उसने खुद को एक जटिल उपाधि दी, हेनरी, ईश्वर की कृपा और राज्य के संवैधानिक कानून से हैती का राजा, टॉर्टुगा, गोनावे और अन्य आसन्न द्वीपों का संप्रभु, अत्याचार का विनाशक, हैतियन राष्ट्र का पुनरुत्पादक और उपकारक, उसकी नैतिक, राजनीतिक और युद्धक संस्थाओं का निर्माता, नई दुनिया का पहला ताजपोशी राजा, आस्था का रक्षक और सेंट हेनरी के शाही और सैन्य आदेश का संस्थापक। उसने एक पूरा दरबार बना डाला। उसने 4 राजकुमार, 8 ड्यूक, 22 काउंट, 37 बैरन और 14 शूरवीरों की एक नई कुलीनता की रचना की। उसने अपने बेटे जैक्स विक्टर हेनरी को राजकुमार घोषित किया। उसने एक सख्त पोशाक संहिता और दरबारी शिष्टाचार लागू किया। ये सब देखकर कई लोगों को लगा कि यह क्रांति के सिद्धांतों का उपहास है। एक पूर्व गुलाम जिसने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अब खुद एक निरंकुश राजा बन बैठा था। लेकिन हेनरी के राज्य का एक और पहलू भी था। उसने अपने राज्य को एक किले में बदल दिया। उसने दुनिया की सबसे विशाल किलों में से एक सिटाडेल लाफेरियर का निर्माण करवाया, जो आज भी हैती की पहाड़ियों पर खड़ा है। ये किला फ्रांसीसी सेना के किसी भी संभावित हमले से बचाव के लिए बनाया गया था। उसने सैम सोसी महल भी बनवाया, जो यूरोपीय महलों की तरह शानदार था, लेकिन उसके निर्माण में हजारों मजदूरों की मेहनत और जान गई। ये किला और महल आज भी उसकी महत्वाकांक्षा और उसके शासन की क्रूरता दोनों की गवाही देते हैं। हेनरी ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सख्ती से संगठित किया। उसने कृषि को पुनर्गठित किया, लेकिन उसके तरीके एक गुलामी की याद दिलाते थे। किसानों को बागानों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। सख्त अनुशासन और सैन्य नियंत्रण के तहत उत्तरी हैती ने धन इकट्ठा किया और आर्थिक रूप से दक्षिणी गणराज्य से कहीं अधिक मजबूत बन गया। हेनरी ने फ्रांस को क्षतिपूर्ति देने से साफ इनकार कर दिया। उसने ऐसा कोई कर्ज नहीं लिया जो उसकी प्रजा की गर्दन पर ताउम्र बंधन डालता। वह चाहता था कि हैतियन लोग कभी न भूलें कि फ्रांस उन्हें गुलाम बनाने के लिए इतना आसक्त था। लेकिन हेनरी का शासन धीरे धीरे अस्थिर होता गया। उसकी सैन्य शक्ति और उसकी कठोर नीतियां लोगों को परेशान करने लगी। दक्षिणी गणराज्य ने उत्तर में असंतोष के बीज बोए। 1818 में पेचो की मृत्यु के बाद जब जॉन पियर बॉयर ने दक्षिण की कमान संभाली, बॉयर ने उत्तर में क्रांति की आग भड़काने का काम किया। 1820 में फसलें खराब हुईं और कर बढ़ गए। आम लोगों का धैर्य जवाब देने लगा। अगस्त 1820 में हेनरी को कुआ का दौरा पड़ा। वह आधा कुआग्रस्त हो गया। उसकी सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित हुई। सितंबर में राजधानी कैप हेनरी में विद्रोह शुरू हुआ। अक्टूबर में विद्रोही सीधे सांस सूसी महल पर आ धमके। हेनरी, जो अब चलने फिरने में भी असमर्थ था, समझ गया कि अब उसका अंत निकट है। 8 अक्टूबर 1820 को एक चर्च में सामूहिक प्रार्थना के दौरान राजा हेनरी प्रथम ने अपने ही हाथों से चांदी की गोली से अपने दिल में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु के 10 दिन बाद विद्रोहियों ने उसके 16 वर्षीय पुत्र और उत्तराधिकारी राजकुमार जैक्स विक्टर हेनरी की भी हत्या कर दी। रानी मैरी लुइस और उनकी बेटियां निर्वासन में इटली चली गईं। बोयर ने उत्तरी राज्य पर कब्जा कर लिया और हैती को फिर से एकजुट कर दिया। हेनरी क्रिस्टोफ का जीवन एक विरोधाभास था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अमेरिका में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फ्रांस में गुलामी के खिलाफ विद्रोह किया, एक बार फ्रांसीसियों से समझौता किया, फिर उनके खिलाफ लड़ा, एक सम्राट की हत्या में शामिल रहा और अंततः खुद एक राजा बन गया। उसके आलोचक उसे एक महत्वाकांक्षी तानाशाह कहते हैं, लेकिन डॉट की पुस्तक उसे एक कहीं अधिक जटिल चरित्र के रूप में चित्रित करती है। हेनरी क्रिस्टोफ ने अपने राज्याभिषेक के साथ दुनिया को एक चुनौती दी थी। उसने कहा था, देखो, एक गुलाम का बेटा भी राजा बन सकता है, एक अश्वेत राष्ट्र भी राजा के सामने सम्मान से सिर झुका सकता है। उसने यूरोपीय राजतंत्रों को उन्हीं के हथियारों से लड़ने की कोशिश की। वह असफल रहा। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे निगल लिया। उसके सपने, उसके महल, उसके किले, सब उसकी विरासत बनकर रह गए। हैती के इतिहास में हेनरी क्रिस्टोफ का नाम हमेशा एक विवादित अध्याय के रूप में रहेगा। वह एक क्रांतिकारी था या गद्दार, वह एक राष्ट्र निर्माता था या एक निरंकुश, उसका जीवन कोई सीधा जवाब नहीं देता। वह एक ऐसा पहेली है जो हमें आज भी परेशान करती है। ये सवाल करती है कि आज़ादी के बाद क्या होता है? क्या क्रांति के बाद ही सच्चा संघर्ष शुरू होता है? और क्या सत्ता की महत्वाकांक्षा
चाहे वह किसी भी रंग की हो, अंततः उसी अंधकार में ले जाती है जिससे बचने के लिए क्रांति शुरू की गई थी। हेनरी क्रिस्टोफ का अंत एक दरबारी त्रासदी थी। एक राजा जो अपने ही हाथों से मरा और एक राज्य जो उसके साथ ही समाप्त हो गया। वह हैती का पहला राजा था और वही अंतिम भी। उसके बाद हैती में कोई राजतंत्र नहीं रहा। उसकी कहानी अटलांटिक दुनिया के उस बड़े नाटक की एक झलक मात्र है जहां गुलामी और स्वतंत्रता, क्रांति और तानाशाही, सपने और विश्वासघात आपस में इस तरह उलझे हुए थे कि नायक और खलनायक में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। वह एक युग का प्रतीक था जहां एक गुलाम उठकर राजा बन सकता था, लेकिन जहां राजा का ताज भी उसे उसके अतीत के भूतों से नहीं बचा सकता था। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।